नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे हमारे, इसमें 6th पार्ट पर आ चुके हैं। 5 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ईस्तमिरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई थी। तो ईस्तमिरारी बंदोबस्त का मतलब है स्थायी बंदोबस्त, जो कि टैक्स सिस्टम था अंग्रेज़ों का। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें से 2 नंबर का एक और निकल के आता है कि ईस्तमिरारी बंदोबस्त क्या है। तो हमने सारा पढ़ा था ये चैप्टर में, तो वही सारी बातें इसमें आपको बतानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं 2 नंबर में तो पूछेंगे ही, और ये ऐसे क्वेश्चन भी आएगा क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये। तो इसमें लिखा है 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा ईस्तमिरारी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। ठीक है, किसने किया लागू? कॉर्नवालिस ने किया। कब किया? 1793। ये डेट बिल्कुल भी मत भूलना, इसको रट लो बिल्कुल लिख कर आप कि स्थायी बंदोबस्त या ईस्तमिरारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया। उसके बाद है, इसके अंतर्गत निश्चित भू राजस्व लंबे समय के लिए निर्धारित कर दिया। निश्चित का मतलब होता है फिक्स, जैसे कि कोई चीज़ फिक्स हो, इससे ज़्यादा इससे कम आप नहीं कर सकते। भू राजस्व का मतलब होता है टैक्स, जमीन पर लगने वाला टैक्स। तो क्या हुआ इसमें, ईस्तमिरारी बंदोबस्त में जो टैक्स देना होता था जमींदारों को, उसको फिक्स कर दिया कि इतनी डेट को तेरे को इतने रुपये देने ही हैं। जैसे कि मान लो इन्होंने फिक्स कर दिया कि 1 महीने में अगर पहले 1 महीने की पहली तारीख को 1000 रुपये जमा करने होंगे, तो ये फिक्स हो गई ना बात कि 1 तारीख को कितने जमा करने होंगे? 1000। ये सिर्फ एग्जाम्पल एक। तो ये बात बिल्कुल फिक्स हो गई, इससे ना तो कोई कम दे सकता है ना ज़्यादा दे सकता है, चाहे फसल अच्छी हो चाहे फसल बेकार हो, पर पैसे इतने ही देने पड़ेंगे टैक्स में। ठीक है, तो ये अंग्रेजों ने किया था। तो इसमें यही लिखा है कि इसके अंतर्गत निश्चित भू राजस्व लंबे समय के लिए निर्धारित कर दिया गया और इसे निश्चित तिथि पर भुगतान करना होता था। तिथि मतलब क्या है? डेट पर। वैसे जैसे अभी मैंने बताया था कि 1 तारीख को ही देना है तो 1 को ही देना पड़ेगा। तो निश्चित तिथि यानी फिक्स डेट पर इसे भरना होता था। निश्चित भू राजस्व जमा न करने पर जमींदारों की भूमि नीलाम कर दी जाती थी। अगर जमींदार टैक्स नहीं देगा तो उसकी ज़मीन को हड़प लिया जाता था, उसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, अब है सेकंड पॉइंट। बंगाल में राजस्व के भुगतान की समस्या बढ़ती जा रही थी, जबकि ब्रिटिश अधिकारी यह आशा कर रहे थे कि ईस्तमिरारी बंदोबस्त लागू होने के पश्चात यह समस्या हल हो जाएगी। तो अब बंगाल के जो किसान हैं या जमींदार लोग जो हैं वो टैक्स नहीं भर पा रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर हम ये फिक्स वाला काम कर देंगे तो इससे शायद ज़्यादा टैक्स आने लगेगा। पर ऐसा नहीं हुआ और बड़ी दिक्कत हुई जमींदारों को। अंग्रेजों ने तो अपना फिक्स कर दिया पर जमींदारों को दिक्कत हुई। तो इसमें यही आगे, वस्तुतः 1770 के पश्चात बंगाल में बार बार अकाल पड़ रहे थे, यानी फसल नहीं हो रही थी एवं खेती की पैदावार घटती जा रही थी, इसलिए किसान भू राजस्व नहीं दे पा रहे थे। तो किसान, सीधी सी बात है, अकाल पड़ रहे हैं, फसल नहीं हो रही है, तो वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में जमींदार भी भू राजस्व देने में असमर्थ थे। अब जमींदार जो हों किसानों पर ही निर्भर थे। अगर किसानों की खेती होगी तो वो जमींदारों के पास टैक्स आएगा, तो जमींदार बिल्कुल मतलब भूखे मरने के कगार पर आ गए। जमींदार बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनका पैसा सारा किसानों से आता था, इनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी। तो जमींदार लोग जो हैं वो किसानों पर निर्भर थे, पर किसान तो अब खेती ही नहीं कर पा रहे अकाल पड़ने की वजह से। तो क्या हुआ, जमींदार टैक्स नहीं दे पाया अंग्रेजों को। ठीक है, तो ऐसे में जमींदार भी भू राजस्व यानी ज़मीन पर टैक्स देने में असमर्थ हो जाते थे, यानी नहीं दे पाते थे। फिर तो भूमि का नीलाम होना निश्चित था। क्वेश्चन यही था कि इस बंदोबस्त से या इस टैक्स सिस्टम से जमींदारों की भूमि क्यों नीलाम हुई? क्यों नीलाम हुई? क्योंकि अकाल पड़ रहे थे, किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे। अब जब किसान जमींदार को टैक्स ही नहीं देगा तो जमींदार अंग्रेजों को कैसे देगा? तो अंग्रेज तो जमींदार की ज़मीन को नीलाम कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वो टैक्स नहीं दे पाए और उनकी ज़मीन नीलाम होने लगी। तीसरा पॉइंट है, जमींदारों के अधीन अनेक गांव, यहाँ तक कि 400 गांव भी होते थे। तो एक जमींदार के नीचे 400 गांव भी होते थे। कई गांव मिलकर एक जमींदार के अधीन राजस्व संपदा बनाते थे, यानी कई गांव एक जमींदार के नीचे होते थे और उन सब से उसे टैक्स लेना होता था।
इस संपदा पर कंपनी राजस्व की कुल मांग का निर्धारण करती थी। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज है वो फिक्स कर देती थी कि अगर आपके पास 400 गांव हैं तो आपको हमें इतना टैक्स देना होगा। इसके बाद जमींदार अलग अलग गांवों के लिए भू राजस्व निश्चित करता था और वसूल करता था। उसके बाद जमींदार की मर्जी होती थी कि वो किस गांव से कितना टैक्स ले। जैसे अंग्रेजों ने तो 400 के ऊपर फिक्स कर दिया कि 400 गांव से मेरे पास मान लो 1000 रुपये आने चाहिए। अब आगे जमींदार की मर्जी है कि वो गांव के लोगों से कितना लगान ले, कितना टैक्स वो ले। इस प्रकार यह एक जटिल कार्य था। जटिल का मतलब होता मुश्किल, तो इस तरीके से एक मुश्किल काम था। जब जमींदार निर्धारित राजस्व को समय पर जमा न कर पाता था तो उनकी संपदा की नीलामी कर दी जाती थी, या यहाँ पे लिखा है उनकी संपदा को नीलाम कर दिया जाता था। ये का नहीं है, को आएगा यहाँ पे। तो अगर वो पैसा नहीं भर पाया तो क्या होगा, फिर उसकी ज़मीन को, उसके घर बार को, चाहे खेती की ज़मीन हो चाहे उसके बंगलों वगैरह हो, वो सारे अंग्रेज लोग छीन लेते थे, नीलाम कर देते थे। ठीक है, क्वेश्चन यही था कि सीधी सी बात है कि टैक्स नहीं भर पाते थे और उनकी ज़मीनें नीलाम हो जाती थी। तो टैक्स नहीं भर पाना यही था सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से उनके घर बार उनसे छिन गए थे। अब है हमारा 7वां क्वेश्चन और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें है पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस रूप में भिन्न थी। तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर में सारा कि पहाड़िया कौन थे, संथाल कौन थे। पहाड़िया वे लोग थे जो सारे जंगलों में रहते थे और संथाल वे लोग थे जो बाद में आए थे। पहाड़िया जो हैं वो बिल्कुल ही जंगली थे, एक जगह रुक कर भी वो खेती नहीं करते थे। पर संथाल लोग जो हैं वो एक जगह रुक कर खेती करते थे। और जो पहाड़िया लोग हैं वो व्यापार के लिए खेती नहीं करते थे और संथाल जो हैं वो व्यापारिक खेती करते थे। और ना संथाल जो हैं वो अंग्रेजों को टैक्स भी देते थे और पहाड़िया लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। एक तरीके से पूरी जनजाति थी ये जंगलों में रहने वाली पहाड़िया लोग तो। और संथाल आए थे नए टाइप के लोग जो कि खेत को साफ कर कर खेती करते थे। ठीक है, तो इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है, संथालों की लाइफ में और पहाड़िया लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे ही आप पॉइंट बना के इनके डिफरेंस बता सकते हो, या इन्हीं पॉइंट्स को आप 2 कॉलम बनाकर भी अंतर लिख सकते हो। अब है फर्स्ट पॉइंट, 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों से ज्ञात होता है कि पहाड़िया लोग जंगल की उपज से अपनी जीविका चलाते थे और झूम खेती किया करते थे। राजस्व अभिलेख का मतलब है टैक्स वाले डॉक्यूमेंट जो हैं। तो अंग्रेजों के जो डॉक्यूमेंट्स है टैक्स वगैरह जिसमें चढ़ाते थे वो, उनसे हमें पता चलता है कि पहाड़िया लोग जो हैं वो झूम खेती करते थे और जंगल की उपज से अपनी आजीविका चलाते थे। तो पहली लाइन आप ये रट लो बिल्कुल कि पहाड़िया लोग जंगलों में रहते थे, जंगल की उपज से यानी जंगल से जो भी चीज़ प्राप्त होती थी जैसे फल वगैरह, शहद हुआ, मोम हुआ, लाख हुआ, ये सारी चीज़ें जो भी जंगल से प्राप्त हो उसे बोलेंगे हम जंगल की उपज। तो जंगल की उपज से अपनी आजीविका चलाते थे और एक जगह टिक कर नहीं खेती करते थे, घूम घूम कर अलग अलग एरिया में अपना घूमते फिरते रहते थे और वहीं कुछ हल्का फुल्का खा पी वो फसल वगैरह उगाकर झूम खेती किया करते थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है पहाड़ियों का कि ये जंगली उत्पाद पर निर्भर थे और झूम खेती किया करते थे। उसके बाद है जंगल को साफ करके बनाई गई ज़मीन पर लोग खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। जैसे मैंने भी बताया छोटी मोटी फसल अपने लिए ये उगा लेते थे। कुछ वर्षों तक उस साफ की गई ज़मीन पर खेती करते थे, फिर उसे परती छोड़कर नए इलाकों में चले जाते थे। झूम खेती के बारे में बता रहे हैं कि एक बार फसल उगा ली फिर उसको छोड़कर चले जाते थे ताकि उसका उपजाऊपन दोबारा से आ जाए, फिर घूम फिर कर फिर वापस आ जाते थे 1 साल में 2 साल में ऐसे ही। ठीक है, तो ये झूम खेती है। जमीन की खोई हुई उर्वरता फिर से लौट आए इसलिए ऐसा किया जाता था। ठीक, फर्स्ट पॉइंट में तो सिर्फ ये बताया है कि ये लोग झूम खेती करते थे, घूम घूम कर खेती करते थे। जिस ज़मीन पर हल्की फुल्की खेती करते थे उसको खाली छोड़कर फिर वहाँ से चले जाते थे, फिर बाद में वहाँ पे वापस आते थे। अब है संथालों के बारे में, ये था पहला पॉइंट ही पहाड़ियों के बारे में। दूसरा है संथालों के बारे में। संथाल लोग स्थायी खेती करते थे। डिफरेंस बताना था ना हमें पहाड़िया संथालों में। तो पहाड़िया में हमने पढ़ा कि वो झूम खेती करते थे, अब संथाल में हम पढ़ रहे हैं कि वो स्थायी खेती करते थे।
वे परिश्रम से जंगल को साफ करके खेतों की जुताई करते थे, यानी उन्होंने पेड़ों को काटा, फिर हल के द्वारा खेतों की पूरी जुताई की। इनकी ज़मीन चट्टानी थी लेकिन उपजाऊ थी। ठीक है, संथालों मतलब उपजाऊ ज़मीन थी। बुकानन के अनुसार वहाँ तंबाकू और सरसों की अच्छी खेती होती थी। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें डिफरेंस पता चले हैं कि पहाड़िया लोग तो झूम खेती करते थे, पर संथाल लोग स्थायी खेती करते थे। पहाड़िया लोग जंगल की उपज पर निर्भर थे, पर संथाल लोग खेती किया करते थे। पहाड़िया लोग दाल, जवार, बाजरा आदि उगा लेते थे, पर संथाल लोग जो हैं वो तंबाकू और सरसों जैसी व्यापारिक फसलें उगाते थे। ठीक, अब है सेकंड पॉइंट। पहाड़िया लोग गुजारे वाली और खाद्य पदार्थों की खेती अधिक करते थे, जबकि संथाल लोग व्यापारिक और नकदी फसलों की खेती करते थे। व्यापारिक का मतलब है जो बिजनेस में यूज़ हो फसल, जो ट्रेड के लिए यूज़ होती हो, जैसे कि कपास हुआ, जैसे कपड़े बने, वो खाने का तो नहीं होता, कपास कपड़े बनते हैं उससे, तो व्यापारिक फसल हुई। नकदी का मतलब भी यही होता है जिससे पैसा मिले। एक तो चीज़ हुई खाने के लिए, एक हुई बेचने के लिए। तो पहाड़िया लोग जो हैं वो खाने पीने के लिए उगाते थे सिर्फ, और संथाल लोग जो हैं वो नकदी और व्यापारिक यानी कि बेचने वाली फसलें उगाते थे। तो दूसरा पॉइंट यही था। तीसरा पॉइंट है, पहाड़िया लोग जंगल साफ करने और खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। एनसीईआरटी जब पढ़ी होगी आपने, उसमें भी यही हेडिंग दी थी, कुदाल वर्सेस हल। तो पहाड़िया लोग जो हैं उनका साइन है, उनका चिन्ह है कुदाल, वो कुदाल का यूज़ करते थे। कुदाल होता है जैसे ज़मीन हल्की फुल्की खोदने के लिए आपने देखा होगा सबने कुदाल, तो कुदाल जो है उससे थोड़ी बहुत ज़मीन साफ़ की जाती है, और हल जो है वो ज़्यादा गहराई में खोदता है ज़मीन को, तो उससे ज़्यादा अच्छी खेती हो पाती है, पर उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। तो पहाड़िया लोग तो कुदाल का यूज़ करते थे, पर संथाल जो आए वो हल का यूज़ करते थे। तो यही है पॉइंट ये कि पहाड़िया लोग जंगल साफ करने और खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। वे जंगल काटने के लिए हल का प्रयोग नहीं करते थे और उपद्रवी थे। उपद्रवी का मतलब होता है ऐसे लूटपाट मचा दें जो। उपद्रवी मतलब थोड़े से खूंखार कह सकते हो आप, या अनएजुकेटेड कह सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे लोग थे वो, कभी कभी वो क्योंकि गाँव पर लूट मार भी कर देते थे। तो पहाड़िया लोग जो हैं वो उपद्रवी थे, ना तो वो टैक्स देते थे, और वो कभी कभी गाँव में लूट मार मचा के फसल वगैरह उड़ा ले जाते थे यहाँ से, तो उन्हें अंग्रेज उपद्रवी मानते थे। इसके विपरीत संथाल आदर्श थे, वो अच्छे भी साबित हुए, क्योंकि वो एक जगह टिक कर खेती करते थे और हमेशा टैक्स वगैरह देते थे। तो ये है तीसरे पॉइंट में डिफरेंस कि पहाड़िया लोग कुदाल का प्रयोग करते थे, संथाल लोग हल का प्रयोग करते थे। पहाड़िया लोग उपद्रवी माने जाते थे, संथाल लोग आदर्श माने जाते थे। क्यों आदर्श थे आगे लिखा है, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि की गहरी जुताई करते थे। ठीक है, मतलब अच्छे से पूरी एक जगह रुककर वो फसलें अपने उगाया करते थे। तो ये हुए हमारे 3 पॉइंट। अब है हमारा 4th पॉइंट कि जंगलों में पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फल, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो लकड़ियां इकट्ठी करते थे या लकड़ियां एकत्रित करते थे। संथाल लोग इस प्रकार का कार्य नहीं करते थे। हमने पढ़ा था ना ऊपर कि ये जंगली उत्पाद पर निर्भर थे और संथाल लोग खेती पर निर्भर थे। तो यही लिखा है इस पॉइंट में कि ये लोग, ये याद रखने आपको चीज़ें कि ये क्या क्या बेचते थे। ये बेचते थे महुआ के फूल, रेशम का कोया, राल और कोयला। काठ कोयला का मतलब है लकड़ी और कोयला वगैरह। तो रेशम के कीड़े पालते थे, रेशम का जो कोया होता है उसको बेचते थे, काठ कोयले को बेचते थे, और फूल वगैरह बेचते थे, और फल वगैरह जो भी चीज़ वहाँ पर होती थी वो सारी चीज़ें जंगली पहाड़िया लोग जो हैं वो बेचते थे और उनका ही यूज़ करते थे। पर जो संथाल लोग हैं वो खेती करते थे और खेती में भी व्यापारिक फसलें उगाते थे। ठीक है, अब 5th पॉइंट है, पहाड़िया लोग प्राय उन मैदानों पर आक्रमण किया करते थे जहाँ के स्थानीय किसान खेतीबाड़ी करते थे। अभाव या अकाल के वर्षों में स्वयं को जीवित रखने के लिए ऐसे आक्रमण किए जाते थे। यानी मजबूरी का समय आ जाए जब खाने पीने को कुछ नहीं बचता था पहाड़िया लोगों के पास, तो वो गाँव पर अटैक कर कर उनकी कुछ अनाज वगैरह वहाँ से चुरा ले जाते थे। संथाल लोग इस प्रकार के कार्यों में रुचि नहीं लेते थे।
ये सिर्फ पहाड़िया लोग करते थे, संथाल नहीं करते थे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना संथाल जो है आदर्श थे और ये उपद्रवी थे। क्लियर ये पॉइंट भी। अब 6 पॉइंट, मैदानों में रहने वाले जमींदार पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। तो जो जमींदार थे वो डरते थे इनसे, पहाड़िया लोगों से शुरू में, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, लूट मार कर देते थे, फसल वगैरह लूट ले जाते थे। तो इस वजह से टैक्स के रूप में जमींदार लोग जो हैं वो इन्हें कुछ पैसा भी दिया करते थे कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा साल में, हमारी फसलें जो हैं उनको नुकसान मत पहुंचाना। अगली लाइन है, पहाड़िया लोग व्यापारियों से पथकर लिया करते थे। पथकर का मतलब है टोल टैक्स, मतलब रास्ते से गुजरने के ऊपर टैक्स देना पड़ता है ना। हम जब भी किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें हमेशा टोल टैक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें पैसे देने पड़ते हैं टोल टैक्स पे। तो बिल्कुल वही ऐसे ही जब भी व्यापारी लोग अपने सामान को जंगलों में से लेके जाते थे ना, तो उन्हें पहाड़िया लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता था। पथकर लेकर वे व्यापारियों की रक्षा करते थे। अगर टोल टैक्स दे दोगे तो वे उनकी सुरक्षा करते थे, जंगल में कोई भी दिक्कत सामान को नहीं आने देते थे। संथाल ऐसा कार्य नहीं करते थे। ठीक है, संथाल तो अपनी खेती में लगे हुए थे। तो यही डिफरेंस है सबसे बड़ा कि पहाड़िया पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों मतलब जंगलों में ही रहते हैं, पहाड़ के आसपास जंगल थे वहाँ पे सारे, तो पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं। उस जंगली उत्पाद पर निर्भर है, महुआ के फूल फल ये चीज़ें बेचकर गुजारा करते हैं और कुदाल का प्रयोग करते हैं खेती करने के लिए। और जब उनके सामने दिक्कत खड़ी हो जाए तो वो कभी कभी गांवों पर हमले भी कर देते हैं, इसीलिए उनको उपद्रवी कहा जाता है। वो लोग क्या करते हैं, टोल टैक्स भी वसूलते हैं जमींदारों से। तो ये तो हुए पहाड़िया। अब संथाल जो हैं वो एक जगह टिककर खेती करते हैं, झूम खेती नहीं करते, स्थायी खेती करते हैं। उसके अलावा वो लोग टैक्स भी भरते हैं, व्यापारिक फसलें उगाते हैं और सिर्फ खेती पर ध्यान रखते हैं, हल का प्रयोग करते हैं, वो ऐसे लूट मार वाले काम नहीं करते। तो ये था संथाल और पहाड़ियों में डिफरेंस। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो अब है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया। तो रैयत का मतलब है किसान। तो जब अमेरिका में गृह युद्ध चला उससे भारतीय किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो पढ़ते हैं इसको। अमेरिकी गृह युद्ध का भारत के रैयत समुदाय के जीवन पर प्रभाव। अब फर्स्ट पॉइंट है, 1860 के दशक से पूर्व ब्रिटेन अमेरिका से कपास आयात करता था। यानी जो अंग्रेज हैं, इंग्लैंड वाले जो लोग हैं वो ब्रिटेन के हैं। तो ब्रिटेन पहले अमेरिका से कपास लेता था 1860 से पहले, जिसके बंद होने की आशंका बनी रहती थी। तो कई बार दिक्कत चल जाती थी अमेरिका में, तो इसीलिए हमेशा दिक्कत रहती थी, कभी कपास बंद हो जाए, कभी कुछ हो जाए। तो थोड़ी सी वो चाहते थे ब्रिटेन वाले कि कोई और जगह भी मिल जाए हमें जहाँ से हम कपास ला सकें। तो 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई, यानी एक वहाँ पे कंपनी की तरह बनी जो कि वहाँ पे कपास को मतलब भेजने का काम करती थी। इसका उद्देश्य कंपनी की आय बढ़ाने के लिए विश्व के प्रत्येक भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। यानी दुनिया में जहाँ पर भी कपास हो सके ना वहाँ पर कपास उगना चाहिए और वो इंग्लैंड को जाना चाहिए। मतलब ऐसी ऐसी प्लानिंग इन्होंने की कंपनी की, ताकि इससे क्या हो, कंपनी की इनकम बढ़े। कंपनी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ कंपनी, तो इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जो अंग्रेज भारत में आए थे राज करने। उसके बाद है, भारत को ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की स्थिति में ब्रिटेन को कपास भेज सकता था। तो सारा कपास जो है वो अमेरिका से ज़्यादा था ब्रिटेन में, पर अब कुछ दिक्कतें थी तो उसकी वजह से उन्हें एक बाज़ार मिला बहुत अच्छा, वो है भारत। अब भारत ऐसी जगह थी, अगर अमेरिका बंद करता है कपास भेजना तो इंग्लैंड वाले लोग भारत से कपास मंगा सकते थे। भारत से कपास का निर्यात सस्ते दामों पर ब्रिटेन को होता था, सस्ते दामों पर ले जाते थे यहाँ से वो कपास। रैयतों को इससे बहुत घाटा उठाना पड़ता था, यानी किसानों को बहुत नुकसान होता था। दूसरा पॉइंट है 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध। अब 1861 में क्या हुआ, अमेरिका में गृह युद्ध चल गया। युद्ध छिड़ने के कारण कपास में कमी आने लगी और उसका दाम बढ़ने लगा।
अब अमेरिका में क्या हुआ, वहाँ से महंगा पड़ने लगा इनको, इंग्लैंड वाले लोगों को कपास लेना। क्यों? क्योंकि अमेरिका में चल गया गृह युद्ध। गृह युद्ध की वजह से वहाँ पे कपास की कीमत बढ़ गई। भारत और अन्य देशों से कपास की आपूर्ति होने लगी, तो फिर क्या होगा, भारत से कपास जाने लगेगा इंग्लैंड में। इसके कारण भारतीय रैयतों को कपास का अच्छा दाम मिलने लगा, यानी बिजनेस बढ़ गया भारतीयों का। अब तो क्या हुआ, 1860 में अमेरिकी गृह युद्ध हुआ, जिसकी वजह से वहाँ से कपास की सप्लाई बंद हो गई इंग्लैंड को, और उन्होंने इंडिया से सप्लाई करनी शुरू कर दी। तीसरा है, दक्कन में किसानों को कपास उगाने के लिए खूब ऋण दिया गया। दक्कन का मतलब है महाराष्ट्र से नीचे वाला जो सारा ये एरिया है, गुजरात से राइट में जो बीच का भारत पड़ता है, ना तो वो उत्तर भारत है ना वो दक्षिण भारत है, बीच में जो पड़ता है, दक्षिण भारत से ऊपर जो है वो है दक्कन वाला एरिया सारा। तो दक्कन में जो है वो किसानों को क्या मिलने लगा, खूब लोन मिलने लगा कपास को उगाने के लिए। फोर्थ पॉइंट है, इंग्लैंड में कपास के कुल आयात का 90% भाग भारत से आयात होता था। तो ये 60 का दशक जो चला है, इसमें इंग्लैंड में जो कॉटन है सारा का सारा वो भारत से आयात होने लगा। लगभग 90% कॉटन कहाँ से जाने लगा, भारत से। परंतु कपास के उत्पादन की वृद्धि से भी रैयतों को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ, वे कर्ज में दबे रहे। इतनी ज़्यादा सप्लाई हो रही है किसानों के कपास की, पर फिर भी वे कर्जे में डूबे रहे। क्यों? क्योंकि उनका जो माल था वो बड़े साहूकार खरीद कर वहाँ पे बेचते थे। तो साहूकारों को तो फ़ायदा हुआ, पर जो आम किसान थे, जो बिल्कुल लो लेवल पे किसान थे, उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, वे तो बेचारे कर्जे में ही डूबे रहे। फिफ्थ पॉइंट, 1865 तक अमेरिका में शांति बहाल होने के साथ ही ब्रिटेन में अमेरिका से कपास पुनः आने लगा। तो क्या हुआ, गृह युद्ध की वजह से भारत से सप्लाई होने लगी थी, तो यहाँ के किसानों ने खूब लोन ले लिया फसल उगाने के लिए, क्योंकि फसल बढ़िया बिक रही थी। अब दोबारा से अमेरिका में हालात सुधर गए 65 तक आते आते, और क्या हुआ, दोबारा से इंग्लैंड में अमेरिका से सप्लाई होनी शुरू हो गई। अब फिर भारतीय कपास की जो मांग है वो कम हो जाएगी, पर अब जो किसानों उन्होंने तो लोन ले लिया, तो इससे बहुत दिक्कत हुई भारतीय किसानों को। क्यों? क्योंकि एक बार तो नहीं लगा कि अब तो हम अमीर बन जाएंगे, क्योंकि 1861 में क्या हो गया था, अमेरिका में गृह युद्ध चल गया था, पर 65 तक वो गृह युद्ध शांत हो गया, जिसकी वजह से दोबारा सप्लाई अमेरिका करने लगा। तो भारतीय किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने पहले कर्ज ले लिया कपास को उगाने के लिए। अब आगे है, इसके कारण भारतीय कपास के निर्यात में कमी आ गई। तो अब क्या होगा, भारत से कपास जाना बंद। महाराष्ट्र में साहूकारों ने कर्जा देना बंद कर दिया, किसानों से ऋणों की वसूली करने लगे। अब जो साहूकार पहले कर्जा दे रहे थे ना किसानों को, उन्होंने कर्जा देना भी बंद कर दिया और अपना पुराना पैसा भी मांगने लगे। इस प्रकार रैयतों को ऋण मिलना बंद हो गया और उनके जीवन तबाह होने लगे। तो ये यहाँ पे जो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो गया के बाद आप ये लाइन लिख लो कि इस प्रकार रैयतों को ऋण मिलना भी बंद हो गया और उनके घर बार भी तबाह होने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से अमेरिकी गृह युद्ध की वजह से भारतीय किसानों का या भारतीय रैयतों का जीवन बहुत खराब हो गया। उम्मीद की गई थी कि बहुत अच्छा होगा, पर उम्मीद पूरी नहीं हो पाई और जीवन और भी ज़्यादा खराब हो गया। अब है हमारा 9th क्वेश्चन कि किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में क्या समस्याएं आती है। तो उस टाइम के जो किसान हैं उनके बारे में जानने के लिए सरकारी स्रोत का मतलब है यहाँ पे कि अंग्रेज जो हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, अंग्रेजी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, अंग्रेजी सरकार थी, तो सरकारी स्रोत का मतलब है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो अंग्रेज थे, ब्रिटेन वाले लोग थे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनके द्वारा दी गई जो भी एप्लीकेशंस थी, सब कुछ वो सारे सरकारी स्रोत हैं जिनसे हमें किसानों के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे है समस्याएँ क्या थी। तो सीधी सी बात है, आप खुद सोचो एक बात को कि अगर किसानों के बारे में वो कुछ लिखेंगे तो वो सारी अपनी तारीफ करेंगे, अपनी एक भी गलत बात नहीं लिखेंगे। कंपनी वाले अंग्रेज लोग जो हैं उन्होंने हमेशा ही अच्छी बातें लिखी कि हमने तो किसानों के लिए बहुत अच्छा किया, जो ये यहाँ के साहूकार हैं इंडिया के ही यही लूटते हैं इन किसानों को, हम तो अच्छा कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो यही क्वेश्चन है कि क्या समस्याएं आती हैं उनको पढ़ने से, क्या हम सही तरीके से किसानों का पता लगा पाते हैं। तो आइए आंसर पढ़ते हैं। अब किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में अनेक समस्याएं आती हैं जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट,
सरकारी स्रोत सरकार के कार्यों से संबंध होते हैं। किसानों के बारे में इनसे विस्तृत और सही रिपोर्ट नहीं मिलती। विस्तृत का मतलब है डिटेल में, और सही का आपको पता है कि एक्चुअल करेक्ट रिपोर्ट नहीं मिलती। तो पहली पॉइंट यही लिखा है कि ये रिलेटेड होते हैं सरकार से, ना कि किसानों से, इसीलिए किसानों के बारे में ढंग से सही रिपोर्ट नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट, सरकारी स्रोत में उल्लेखित विवरण सरकार के पक्ष में होते हैं। तो जो सरकारी स्रोत है वो किसके पक्ष में है? सरकार के ही पक्ष में है, उनके ही फेवर में है। उसमें सरकारी कमियों को नहीं दिखाया जाता, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी सरकारी कमी नहीं दिखाई जाती। किसानों के हित की बात कही जाती है, परंतु अहित के बारे में नहीं लिखा जाता। हित का मतलब होता है उनके बारे में अच्छा लिखा जाता है। हित होता है फेवर, तो किसानों के फेवर में बात लिखी जाती है कि हमने बहुत अच्छा किया किसानों के साथ, परंतु जो गलत किया वो नहीं लिखा जाता सरकारी रिकॉर्ड्स में, ठीक है। तो किसानों के हित की बात की जाती है, परंतु अहित के बारे में हमें कोई रिकॉर्ड इन सरकारी स्रोतों में नहीं मिलता। आगे दोनों पॉइंट समझ में। अब है थर्ड पॉइंट, सरकारी स्रोत घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं। यानी सरकारी प्रतिबिंबित का मतलब है दिखाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सरकारी स्रोत हमें सरकारी सरोकार यानी सरकार की ही सोच दिखाते हैं, उसमें हमें किसानों के बारे में ढंग से पता नहीं चलता। उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था। यानी जो दक्कन में विद्रोह किया था किसानों ने, उसकी वजह जो सरकार ने टैक्स बढ़ाया था वो थी क्या, ये जांचना था। एक कमीशन बनाया गया था, दक्कन दंगा आयोग, ठीक है। अब उस कमीशन ने क्या किया, उल्टी ही बात बताई, ये नहीं बताया कि जो हमारा अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। ये उसने कहा कि जो ये किसान हैं इनसे जो साहूकार हैं उन्होंने ज़्यादा टैक्स लिया, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। तो तीसरा पॉइंट यही है कि इस एक आयोग बनाया गया था जिसको यह जांच करना था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था, यानी जो सरकारी टैक्स गवर्नमेंट ले रही थी क्या उसकी वजह से विद्रोह हुआ। अब है फोर्थ पॉइंट, संपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया था कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी। तो वही मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि दक्कन दंगा आयोग ने कहा कि सरकार ने जो किसानों से टैक्स लिया है वो उनके गुस्से की वजह नहीं है। इसमें पूरा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। किसका दोष बताया? ऋणदाताओं का, जबकि ऐसा नहीं था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। असली वजह तो उनका टैक्स ही था। इसमें सरकारी मांग बहुत कुछ उत्तरदायी थी, यानी जो किसानों से टैक्स ले रही थी गवर्नमेंट, वही था इसका रीज़न। ब्रिटिश सरकार यह मानने को कभी तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या क्रोध सरकारी कार्यवाही के कारण हुआ है। ब्रिटिश सरकार नहीं मान रही थी कि हमारी वजह से किसान जो इन्होंने विद्रोह किया है, उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी कि जो ये विद्रोह हुआ है ये तो यहाँ के साहूकारों की वजह से ही हुआ है, वो ज़्यादा टैक्स ले रहे थे किसानों से। तो यही क्वेश्चन था कि क्या समस्याएं क्या क्या होती है सरकारी स्रोत के पढ़ने में। तो ये समस्याएं हैं, वो सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, वो सिर्फ ये बातें बताते हैं कि हमने अच्छा किया, अपनी बुरी बात एक भी नहीं लिखते हैं। और एग्जाम्पल आप दोगे दक्कन दंगा आयोग का कि ये कमीशन बनाया था, इसको जांचना था कि जो दक्कन में दंगा हुआ है उसकी वजह क्या थी। तो इसने क्या बताया कि हमारी कोई गलती नहीं थी दंगा होने में, सारी गलती थी यहाँ के साहूकारों की, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट, सरकारी रिपोर्ट किसानों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी है। हाँ, ऐसी बात तो है कि हमें पता तो चलता है किसानों के इतिहास के बारे में इन रिपोर्टों से, परंतु उन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा तथ्य गलत हो सकते हैं। तो ये अन्य का नहीं है, अन्यथा आएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। पढ़ेगा के बाद जो वर्ड है अन्य का, ये अन्य का नहीं, एक साथ जोड़कर इसे लिखो अन्यथा। तो अगर हम सरकारी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो हाँ बिल्कुल हमें किसानों के बारे में पता चलेगा, परंतु हमें सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा, अन्यथा तथ्य गलत हो सकते हैं। वरना हम गलत चीज़ें अनुमान लगा लेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो गलत हो सकती है, हमें बहुत सावधानी से पढ़ना होगा। 6 है, सरकारी स्रोतों से प्राप्त जानकारी का समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों, विविध अभिलेखों और यथासंभव मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ मिलान करके उसकी विश्वसनीयता की जांच करनी पड़ेगी। यानी उस टाइम के जो भी न्यूज़पेपर्स हैं और दूसरे वृत्तांत हैं और कोई कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, उन सभी चीज़ों को साथ में जोड़कर देखना होगा हमें सरकारी स्रोतों के, तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे। विश्वसनीयता का मतलब है कि वो चीज़ थी, सही थी या नहीं थी, प्रूफ देखना उसका,
ठीक है। तो विश्वसनीयता वेरीफाई करना उसको, तो कैसे कर पाएंगे वेरीफाई? एक तो सरकारी स्रोतों को उठा लेंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने जो जो बताया वो उठा लेंगे। उसके अलावा दूसरे समाचार पत्रों को देखेंगे और दूसरे वृत्तांतों को देखेंगे, अभिलेखों को देखेंगे और आदमियों से भी पूछताछ जो की गई थी, उन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर फिर कंक्लूजन निकालेंगे। सीधा ऐसा नहीं है कि जो सरकारी जो स्रोत है उसको ही मान लेंगे, ठीक है। जैसे दक्कन दंगा आयोग जो है उसमें तो सरकारी स्रोत में कहा गया है कि उसमें अंग्रेजों की कोई गलती नहीं थी, पर अगर उस टाइम के न्यूज़पेपर्स देखें, वहाँ के किसानों से पूछें, जो जमींदार थे उनके रिकॉर्ड देखें, तो हमें पता चलेगा कि सारी गलती तो अंग्रेजों की ही थी। तो ये सारी समस्याएं आती हैं हमें सरकारी स्रोतों को पढ़ने में। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।